चौधरी साहब, आपने 7 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत भी यकीनन देखी होगी और उसके बाद अब जो उसके हवाले से एक मंजरनामा बन रहा है, बार्स की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट बनाएं। पाकिस्तान बार काउंसिल कहती है कि जी सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल कमीशन हो जाए। अभी भी आप समझते हैं कि ये मामला किसी तरफ लगेगा या फिर ये इसी तरह से क्या इसकी बेहतरीन सिचुएशन हो सकती है इसको सॉर्ट आउट करने की? देखिए समीना, जो 7 मेंबर बेंच की जो पहली इब्तदाई समाअत हुई है उसमें तो ज़्यादातर तो मायूसी रही है, लेकिन कुछ जजेस ने फिर ये अंदिया दिया कि जी आप वो कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं। तो सर मनल्ला साहब के रिमार्क काफ़ी हौसला अफजा थे। मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा कि सोमो तो लिया है तो कुछ तो करना पड़ेगा, और फिर जजेस जो है वो एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहते हैं जिससे सिविल जैसे लेके जो सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस हैं वो जो है महफूज तस्वर करें। बार कौंसिल जो है वो आम वकील जो उसके मेंबरान हैं उनके प्रेशर में तो डेफिनेटली है। इसमें मायूस कुन रोल मुझे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लगा। सिर्फ एडिशनल सेक्रेटरी उनके जो शहबाज खोसा साहब हैं वो बड़े वोकल होके इस कॉज के साथ आए, लेकिन जो बाकी अहदेदारान हैं उनका रवैया मायूस कुन नहीं रहा, और न वो बार की रिप्रेजेंटेशन या बार की जो फीलिंग्स हैं मेंबरान की उसको वो कन्वे करने में या उसको महसूस करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। तो अभी देखना यह है कि अगली ये समाअत कब तक होती है। फुल कोर्ट का अंदिया तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने पीछे दे दिया था, और वो कह रहे थे कि वो जजेस जो अवेलेबल नहीं थे, 7 जजेस अवेलेबल थे, बाकी जजेस जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे, कुछ कराची में और गालिबन कुछ लाहौर रजिस्ट्री में अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे। तो अब देखिए समीना, बात यह है कि बड़ा टेस्ट है सुप्रीम कोर्ट का। अगर ये अपने जजेस को इंसाफ नहीं दे सकते तो पाकिस्तान में जुडिशरी की साख जो है वो आगे भी काफ़ी गिर चुकी है, और इस गिरती हुई साख को अगर कोई अपने जजेस को इंसाफ और चौधरी साहब अब तो ये बीच में जो नए एक सिलसिला शुरू हो गया है कि ये जो धमकियां मेज खत मिल रहे हैं उसमें वो केमिकल सा पाउडर मिल जाता है साथ में, तो ये क्या इशू है? ये कहाँ से सिलसिला आपको लग रहा है कि हो रहा है? ये देखिए, ये तो आई थिंक प्रेशराइज करने के लिए जो है जुडिशरी को समझना एक तरीक़ाकार है। जजेस को वो समझते हैं कि शायद ये इस तरह के लेटर भेजने से कोई थ्रेट हो जाएंगे या उनका वो बैकफुट पे जाएंगे। इसके अपरेंटली तो और कोई वजह नज़र नहीं आती। इसकी तो वजह ये नज़र आती है कि जिस तरीके से ये ख़त हर जज साहबान को भेजे जा रहे हैं, और मतलब हर जस्ट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस ख़त से कोई डेटर होगा या कोई जज जो है वो डर जाएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ उन जजेस को, वो तो इन मामलात से कोई पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो अच्छा, एक बिल्कुल ज़रूरी है कि एक मामला इस तरह का रिजॉल्व हो जिससे अवाम में भी सेटिस्फेक्शन हो और जजेस जिनके साथ ज़्यादती हुई है उनकी भी सेटिस्फेक्शन हो, और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जुडिशरी रिजॉल्व है। अगर उन पे प्रेशर होगा, वो आज़ाद नहीं होंगे, तो समीना फिर काम सिस्टम चल नहीं सकता। अच्छा साहब, जहाँ ये जजेस का इशू हम कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि राइज कर रहा है, आपको लग रहा है कि ईद के बाद वकला भी कोई मजीद तहरीक चला सकते हैं, लेकिन या फिर आप समझते हैं कि अब चूंकि टेकअप कर लिया गया मामला तो अब उस तरह की कोई मूवमेंट नज़र नहीं आएगी? हमने लाहौर में देखा भी था, पिछले वीक में वकला कन्वेंशन भी हुआ, रैली भी निकाल रहे हैं वकला, आप भी गालिबन वहाँ मौजूद थे। तो ये जो सारी सूरत हाल है, आगे आपको लगता है कि अब ठंडी पड़ जाएगी चूंकि एक बेंच बन गया, या फिर आगे फर्दर राइज करेगा ये मामला? देखिए, फुल कोर्ट बनने के बाद या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बाद वकला की जो ज़्यादा कम्युनिटी है वो देखेगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि वो क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन जैसे इमरान याकूब साहब ने कहा ना कि ये लंबा नहीं होना चाहिए, इसके फ़ौरन रिजल्ट्स आने चाहिए। अगर ये लंबा हुआ तो फिर उसका शख्साना कुछ निकल सकता है। वकला मूवमेंट तो शायद ना चल सके, लेकिन ये ज़रूर है क्योंकि उसमें बार्स बड़ी तकसीम है, बार एसोसिएशन की तकसीम है। लेकिन जो छोटे सूबे हैं वो मैंने देखा है ज़्यादा वोकल हैं। यानी बलूचिस्तान की बारों ने इसको हम आवाज़ होके जो है रिजेक्ट किया, इसी तरह केपी में भी और कराची से भी ऐसी आवाज़ आई, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा। तो इस चीज़ को जो है अब देखना ही होगा कि जो कोर्ट्स हैं
वो इसका क्या रिजॉल्व निकालते हैं। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से भी एक खत लिखा गया है चौधरी साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे भी लोग बड़ी बात कर रहे हैं कि इसकी भी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हम देख रहे हैं ऑलरेडी एक माहौल सारा बना है जुडिशरी के क्राइसिस का। टाइमिंग का तो देखिए, टाइमिंग तो समीना, टाइमिंग का तो इशू ये है ना कि वो एलिवेशंस हो रही हैं, तो पीछे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हर जो सीनियर जज है उनकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस होती तो हैं कि उनको भी जो है जो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी है उसके ऊपर, अब प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी का वैसे तो कोई आईनी कानूनी जवाज़ नहीं है मेरी राय में, लेकिन क्योंकि उस पर अमल किया जाता है तो ये भी एक अजीबोगरीब है, उसको बाईपास करने का भी तरीका निकाला हुआ है। वो ये है कि जिसको नहीं लाना होता उसके रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं और उसके बाद किसी को ले आते हैं। देखिए ये नहीं होना चाहिए। एक तो जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पार्लियामेंट में मौजूदा जमातें हैं, अपोजिशन है या हिज़्ब इक़्तिदार है, अब वो वक्त आ गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के अपने अपने प्रोग्राम दें, ताकि वहाँ पे जो एक तो जजेस की अपॉइंटमेंट और जुडिशल रिफॉर्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसमें दूसरे भी एलिमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जो PFC के यानी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड्स हैं वगैरह। लेकिन इन बातों के ऊपर आप सियासी जमातों को संजीदा होकर अपने प्रोग्राम देने चाहिए और उससे ये बात वाज़े हो कि जुडिशरी जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं वो जुडिशरी ना सिर्फ करे, उस पर पार्लियामेंट का ओवरसाइट होना चाहिए। या और जो है ये देखिए, या तो अपॉइंटमेंट जो है वो पार्लियामेंट करे या एग्जीक्यूटिव करे, पार्लियामेंट करे, और उसको 209 में तो चले इख्तियार है उनको फारिग करने का जजेस को अपने पीयर्स के पास, जजेस के पास ही। ये नहीं हो सकता कि आप अपॉइंटमेंट भी खुद करें और मतलब फिर आप जो है वो उनको रखना ना रखने का फैसला भी आप करें। सारी दुनिया में ये एक बैलेंस सिस्टम होता है, अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट से अप्रूव होती है, अमेरिका हो, बरतानिया हो या कहीं से भी, और फिर जो निकालने का जो इख्तियारात हैं वो फिर उनके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर समीना ये एक बहस भी होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। बिल्कुल ठीक है जी, इस्लाहात भी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी ये चीज़ भी है कि इसमें जो पार्लियामेंट की नुमाइंदा जमातें हैं तमाम, वो सब एक इत्तेफाक राय से कोई भी तरामीम करें, कानून साजी करें। लेकिन दूसरी तरफ हमें लग रहा है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो एक तनाव है उसमें तो इस तरह किसी भी तरह का इत्तेफाक राय बनता इस वक्त तो नज़र नहीं आता। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम देख रहे हैं कि एहतजाज की बात हो रही है PTI की तरफ से, उन्होंने एक ग्रैंड अलायंस भी बना लिया है। चौधरी साहब, आपकी नज़र में ईद के बाद ये जिस एहतजाज की तरफ इशारा कर रहे हैं, ग्रैंड अलायंस बन रहा है, आप समझते हैं कि ये कोई परेशानी बन सकता है हुकूमत के लिए, या फिर हमने हमेशा देखा है एहतजाजों से तो कभी हुकूमतें गिरी नहीं हैं, तो फिर ये भी उसी तरह का कोई एहतजाज होगा? ये डिपेंड करता है कि मौलाना फजल रहमान क्या फैसला करते हैं। अगर उनकी जमात ग्रैंड अपोजिशन अलायंस से मिलती है और एक कोई इस तरह का इत्तेहाद कायम रहता है तो फिर वो मुश्किल होगा, क्योंकि मौलाना साहब की जो फुट होल्डिंग है दोनों सूबों में, KP में और बलूचिस्तान में, दो के इलेक्शन तो हार गए, लेकिन उनकी जो क्राउड है उनका वो बड़ा मुनज़्ज़म है और उनके पास ये क़ुव्वत है कि वो एहतजाज कर सकते हैं। और इकॉनमी जो है उसमें एक दफ़ा तो बहुत ज़्यादा महंगाई आनी है, तो उस महंगाई का असर ऊपर से जो तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन इस तरह से हुए हैं उसमें भी लोगों का गुस्सा है, और वो प्लस मौलाना साहब का जो अगर ये इम्तजाज बन जाता है तो फिर ये किसी भी हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर बहुत सारे फ्रंट्स खुल जाएंगे अपना पब्लिकली भी। और अगर अवाम जो है एहतजाज पे आ गई, बिजली बहुत महंगी होने जा रही है, गैस ऑलरेडी बहुत महंगी हो गई है, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आएंगी। मैं हॉरिफिक फिगर्स आ रहे हैं कि 80 लाख के करीब जो है लोग जो हैं वो नौकरियों से निकलेंगे, यानी 80 लाख फैमिलीज़। तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन है, इसके ऊपर अभी तक तवज्जो जो है ज़ाहिर हुकूमत, क्योंकि उनको बहुत बड़े माशी मसाइल है इस वक्त, उनसे वो नबर्द आजमाए। अगर पॉलिटिकल मसाइल भी साथ में जन्म लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चौधरी साहब, आपको क्या नज़र आता है? कोर कमेटी ऑलरेडी मौजूद है, फिर फोकल पर्सनस की भी एक कमेटी है, फिर खान साहब से ज़ाहिर है उनकी मुशावरत भी रहती है, इसके साथ फिर एक एपेक्स कमेटी बनाने की क्या लॉजिक है? देखिए, कोर कमेटी जो है वो शुरू में जो टॉप कमेटी थी उसके इमरान खान साहब खुद हेड करते थे तहरीकें, अब वो तो गुलिस्तान सैनमे का जो है मंजर पेश करती है, उसके को मेरे ख्याल में 70 से ज़ायद कोई अरकान है, और जो यहाँ जिसका कोई दोस्त है वो कोर कमेटी का मेंबर बना हुआ है, इसलिए उसकी अफादियत कम हो गई।
तो एपेक्स कमेटी बनाई गई है, उसमें कुछ सीरियस नाम तो मैं देख रहा हूँ, जैसे असद कैसर साहब हैं, गौर हैं, अपना उमर अयूब साहब हैं, या दूसरे जो है बाब हैं, और फोकल पर्सनस में भी अली ज़फ़र साहब का नाम है। वो एक संजीदा आदमी है और वो एक आई थिंक उनकी विजडम से तो फ़ायदा ही होता है हमेशा पार्टी को। तो इस किस्म के नाम जो हैं एपेक्स कमेटी में डाले गए हैं, क्योंकि कोर कमेटी की जो है वो जो पीटीआई की कोर कमेटी है वो चूचू का मरबा बन चुकी है। और ये जो फोकल पर्सनस का इशू है वो भी आपके सामने है। असल में मसला ये है कि जब तक पीटीआई को जो है वो सिस्टमेटिकली रडरलेस कर दिया गया, यानी वो बेशतर बेमहार की तरह है, जिसका दिल करता है वो कुछ बयान दे देता है, जिसका दिल करता है वो गौर साहब की भी गिरफ्त अपनी पार्टी पे नहीं है, वो अच्छा आदमी ज़रूर है, शरीफ उल नफ्स आदमी है, लेकिन वो कमज़ोर आदमी है और उसको पार्टी जो है वो उसके हाथ से वो उस तरह से इफेक्टिवली नहीं चला सके हैं, ना ही उनकी कोई अपनी टीम है। वो बिल्कुल ही एक जो है वो इस तरह से बिहेव करते हैं जिससे वो बहुत नाइवली बिहेव कर रहे हैं। और पीटीआई जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा उसमें एक रिजेंटमेंट और वो जो हमेशा रहता है।